नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का नाम है चाय वाले की मदद। आइए सुनते हैं कहानी को। अचानक कलेक्टर विनोद की गाड़ी चाय वाले की दुकान के सामने आकर रुकी। ये देखकर चाय वाला घबरा गया। कलेक्टर विनोद गाड़ी से नीचे उतरे और चाय वाले के पास आकर पूछा, मनोहर जी कहाँ हैं? चाय वाला बोला, कौन मनोहर साहब? मैं उसे नहीं जानता। कलेक्टर विनोद बोले, अरे वही मनोहर जो यहाँ तुमसे पहले चाय की दुकान लगाते थे। चाय वाला बोला, साहब वो तो 5 साल पहले ही यहाँ से अपने गांव चला गया, तब से मैं यहाँ चाय बेचता हूँ। कलेक्टर विनोद के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। गांव चले गए? क्या तुम बता सकते हो वो गांव क्यों चले गए? चाय वाला बोला, मुझे नहीं पता साहब, मैंने उनसे पूछा ही नहीं। मैं जब यहाँ आया था तब वो बीमार सा था, सूख कर कांटा हो गया था। औने पौने दाम में मुझे अपनी दुकान बेचकर चला गया। ये सुनकर कलेक्टर विनोद का दिल धक धक करने लगा। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने बहुत देर तो नहीं कर दी। नहीं नहीं, इतना अच्छा आदमी इतनी जल्दी इस दुनिया को छोड़कर नहीं जा सकता। सोचते हुए विनोद वहीं एक पुरानी सी कुर्सी पर बैठ गया। चाय वाला बोला, साहब चाय बना दूं? विनोद ने खुद को कुर्सी पर ढीला छोड़ दिया, आंखें बंद कर ली, फिर बोला, 3 बना दे भाई। चाय वाला समझ गया कि साहब अपने ड्राइवर और बॉडीगार्ड के लिए भी चाय बनवा रहे हैं। कुर्सी पर सिर को टेक लगाते हुए विनोद को याद आया कि आज से 10 साल पहले वो यहाँ इसी टपरी पर भूखा प्यासा आकर बैठा था। तब मनोहर अंकल ने उसे आकर पूछा था, क्या हुआ बेटा, बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो, चाय बना दूं क्या? तब वो आंखों में आंसू भरकर बोला था, अंकल मेरे पास पैसे नहीं है। उसकी आंखों में आंसू देखकर मनोहर बोले थे, पैसे नहीं लूँगा बेटा, तुम भूखे भी लग रहे हो, चाय बना देता हूँ, चाय के साथ बिस्किट भी खा लेना। चाय बिस्किट खाने के बाद भी जब वो वहीं पर बैठा रहा था तब मनोहर ने पूछा था, घर से भाग कर आए हो? विनोद ने हाँ में गर्दन हिलाई। मनोहर ने समझाते हुए कहा था, बेटा घर लौट जा, माता पिता की बात का बुरा नहीं मानते, उनकी डांट में भी प्यार छुपा होता है। वो रोते हुए बोला, अंकल माता पिता नहीं हैं, वो बचपन में ही चल बसे थे। मामा मामी के पास रहता हूँ, मगर वहाँ पर भी कुत्ते जैसी ज़िंदगी हो गई है। वो मेरी पढ़ाई छुड़ाकर काम धंधे में लगाना चाहते हैं। उनके पास पैसा है, फिर भी उन्हें कमाई चाहिए, जबकि मैं पढ़ना चाहता हूँ। जैसे भी हैं वो तुम्हारे अपने हैं, उन्हीं के पास लौट जा। तू 18 साल का बच्चा है, अकेले में तो ये दुनिया तुम्हें भिखारी बना देगी। तब वो मनोहर के पैरों में गिरकर बोला था, अंकल प्लीज़ रहने के लिए छत दे दो, बाकी मैं कुछ काम धंधा करके पढ़ लूँगा। मुझे पढ़ना है, बड़ा आदमी बनना है। मनोहर बोला, ठीक है तो मेरे साथ रह लेना। मैं यहाँ शहर में एक कमरे के किराए के मकान में अकेला ही रहता हूँ। मेरे बीवी बच्चे दूर गांव में रहते हैं। विनोद के लिए मनोहर भगवान बन गया था। एक अनजान को रहने के लिए छत दे दी। फिर वो 3 साल तक उसके साथ एक कमरे में रहे थे। आसपास के बच्चों को ट्यूशन करवा कर थोड़े बहुत पैसे ज़रूर कमाता था, मगर वे उसकी पढ़ाई और खाने के लिए पर्याप्त नहीं होते थे। फिर भी मनोहर ने उसे अपने साथ रखा, उसके ग्रेजुएशन पूरी करवाई। ग्रेजुएशन के बाद आईएएस की तैयारी करने के लिए दिल्ली चला गया था। दिल्ली भी उसे मनोहर ने ही भेजा था ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सके। मनोहर ने उसे अपने एक जानकार का एड्रेस देकर कहा था कि वो व्यक्ति तुम्हें कोई पार्ट टाइम काम में दिला देगा, फिर तुम काम करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखना। फिर भी कोई समस्या हो तो मुझे चिट्ठी लिखना, पैसे चाहिए तो मांग लेना। याद रखना, अब तुम्हें बड़ा आदमी बनकर ही लौटना है। फिर 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने बहुत ही अच्छे रैंक के साथ आईएएस क्लियर कर लिया था। इस कारण उसे होम कैडर मिल गया था। जिंदगी का बड़ा सपना पूरा करने के लिए उसने ज़मीन आसमान एक कर दिए थे। इसका इस दुनिया में कोई नहीं था, मगर मनोहर में उसे अपने पिता की झलक दिखाई देती थी। कुछ महीने में ट्रेनिंग में गुजर गए थे। उसके बाद मनचाही जगह पोस्टिंग के चक्कर में कुछ महीने और गुजर गए। साहब चाय, चाय वाले की आवाज़ से विनोद की तंद्रा भंग हुई थी। उसने चाय का कप लिया और उसे पीने लगा। आसपास की दुकान वाले
पहली बार एक कलेक्टर को किसी चाय की थड़ी पर चाय पीते हुए देख रहे थे। चाय पीने के बाद विनोद ने सरकारी गाड़ी को वापस भेज दिया और दूसरे किराए की गाड़ी लेकर अकेला ही मनोहर के गांव की तरफ निकल पड़ा। गाड़ी की सीट पर आंखें बंद करके बैठे हुए विनोद को वो दिन याद आया जब 7 साल पहले वो दिल्ली के लिए निकल रहा था। उसने महसूस किया था कि उस दिन मनोहर उदास था। वो उसे बस में बिठाने आया था। रास्ते में उसे बोला भी था, तुम कभी भी खुद को अकेला मत समझना विनोद बेटा, तू जानता है मेरा कोई बेटा नहीं है, समझ लेना तू ही मेरा बेटा है और घर में तेरी माँ भी है, वो तेरे बारे में सब कुछ जानती है, तुझे देखने के लिए तेरी राह तकती है। तेरी 2 बहनें भी हैं, आशा और निशा। आशा 15 साल की हो गई है और निशा 13 साल की हो गई है। दोनों तुम्हें राखी बांधने के लिए तुम्हारा इंतज़ार करती है। एक तू ही है जो मेरे साथ गांव नहीं जाता, वरना सब तेरा इंतज़ार करते हैं। जवाब में वो इतना ही बोला था, अंकल मैं वादा करता हूँ मैं कामयाब होकर ही लौटूंगा। उसी दिन माँ से मिलूँगा और बहनों से राखी भी बंधवा लूँगा। उन्हें बोलना मैं एक दिन ज़रूर लौटूंगा। इतना कहकर वो ट्रेन में बैठ गया था। जब ट्रेन चलने लगी तब मनोहर खिड़की के सहारे दौड़ते हुए आया और बोला था, बेटा तेरे बैग में टिफ़िन डाल दिया है, भूख लगे तो खा लेना। याद करते हुए विनोद की आंखों से आंसू आने लगे। वहीं उसकी इतनी फ़िक्र करते थे और मैं उन्हें चिट्ठी भी नहीं लिख पाया। इतना स्वार्थी हो गया था मैं, बड़ा आदमी बनने के लिए अंधा हो गया था। वो मनोहर के घर कभी नहीं आया था, मगर गांव का नाम अच्छी तरह से जानता था। गांव पहुंचने के बाद वो लोगों से पूछता हुआ मनोहर के घर जा पहुंचा। उसने देखा घर में 2 पुराने से कमरे थे। पशुओं के लिए एक टीन शेड बना हुआ था। वो गाड़ी से उतरकर सीधा अंदर चला गया। शाम का समय था। मनोहर की पत्नी गाय का दूध निकाल रही थी। उसकी बड़ी बेटी बर्तन साफ कर रही थी। दूसरी बेटी आंगन में खटिया पर बैठकर सब्जी काट रही थी। उसे गाड़ी से अंदर आता देख दोनों लड़कियां अपना काम छोड़कर खड़ी होकर उसकी तरफ देखने लगी। वो चुपचाप आंगन में डली खाट पर बैठ गया। फिर बोला, मनोहर अंकल कहाँ हैं? तो आशा बोली, पापा को गुजरे हुए तो 4 साल से ऊपर हो गए। इतना सुनते ही विनोद को बहुत बड़ा झटका सा लगा। उसके दिल में दर्द का एक गोला सा उठने लगा और गला भर आया। मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। जिसका डर था वही हुआ था। उसके बड़े आदमी बनने पर सबसे ज़्यादा खुश होने वाला आदमी अब इस दुनिया में नहीं था। मनोहर की छोटी बेटी निशा भागकर कमरे में गई। वापस आई तो उसके हाथ में एक फ़ोटो थी जिसमें विनोद और मनोहर साथ खड़े थे। वो कभी फ़ोटो को देखती, कभी विनोद को देखती। फिर ज़ोर से चिल्लाई, विनोद भैया। आशा भी उसके हाथ से फ़ोटो छीनकर देखने लगी। फिर वो भी चिल्लाई, माँ देखो विनोद भैया आ गए। विनोद ने खुद के लिए भैया नाम सुना तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो दोनों हाथ फैलाकर खड़ा हो गया, जैसे बहनों से कह रहा हो, आ जाओ छुटकी, गले से लग जाओ। वो उनके लिए एक अनजान शख्स था, मगर रिश्ता भाई का था, दुनिया का सबसे बड़ा पवित्र रिश्ता। वो दुनिया में अकेला था और बहनें भाई की कमी से पगलाई हुई थी। इसीलिए दौड़कर दोनों एक साथ भाई के गले जा लगी। माँ भी दूध निकालना बीच में छोड़कर उनकी तरफ आ गई। करीब आई तो वो माँ के पैरों में झुक गया। माँ ने बहती आंखों से उसे उठाकर आंचल से लगा लिया। फिर बोली, आने में बहुत देर कर दी बेटा। आशा के पापा तुम्हें बहुत याद करते थे, अंतिम समय तक तुम्हें याद करते रहे। वो तड़पते हुए बोला, उन्हें क्या हुआ था माँ? माँ बोली, 5 साल पहले जब शहर से लौटकर आए थे तब पता नहीं उन्हें क्या बीमारी लग गई थी। सूख कर हड्डियों का ढांचा लग रहे थे। खाया पिया कुछ पछता नहीं था। 1 साल तक जगह जगह से दवा ली, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर एक ही दिन हमें छोड़कर चले गए। आगे बोली, उनके जाने के बाद बहुत मुश्किल आ पड़ी है। आशा के दोनों चाचा मेरे पीछे पड़े हैं। वो कह रहे हैं घर और खेत उनके नाम कर दूं, वरना बेटियों की शादी नहीं होने देंगे। पिछले 10 दिनों से तो उन लोगों ने नाक में दम कर रखा है। बेटा
रोज़ धमकी देते हैं कि बेटियों की शादी के बाद तो ये ज़मीन वैसे भी उनकी ही हो जाएगी। विनोद बोला, मैं आ गया हूँ माँ, अब सब ठीक कर दूंगा। वो भरे गले से बोली, आने में बहुत देर की बेटा। वो भी रोते हुए बोला, बड़ा आदमी बनने के चक्कर में फंस गया था माँ। वो उसके चेहरे पर लाड लड़ाते हुए बोली, बड़ा आदमी बना कि नहीं? वो बोला, हाँ बन गया हूँ माँ। माँ ने जिज्ञासा से पूछा, कितना बड़ा? थानेदार जितना बड़ा क्या? वो फिर से बोली, तहसीलदार जितना? वो बोला, उससे भी बड़ा। बड़ा? वो मुस्कुराते हुए बोला, उससे भी बड़ा कलेक्टर बन गया हूँ माँ। तो आशा बोली, माँ भैया जिले के सबसे बड़े अफसर बन गए हैं। माँ बोली, अच्छा तब तुम लोग रुको, मैं अभी आती हूँ। कहते हुए वो घर की दीवार के पास गई। अपनी देवरानियों के घर में झांकते हुए तेज आवाज़ में बोली, सुनो राधा, शांता, सुनो। अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा बेटा आ गया है। तुम्हारा रिश्तेदार थानेदार है ना, मेरा बेटा कलेक्टर है। अब मेरी ज़मीन की तरफ ज़रा भी बुरी नज़र डाली तो चीर के रख दूंगी। देवरानियाँ तो वैसे भी दीवार के पास खड़ी होकर सब सुन ही रही थी। जब आशा की माँ ने कहा तो वो डर गई। उसे तब तक सैलरी मिली थी, वो सारी कमाई माँ के चरणों में रख दी। उसके बाद वो चला गया, मगर वो हर संडे अपने घर आता था। उसने वो सारे फ़र्ज़ निभाए जो एक बेटा निभाता है। बहनों की धूमधाम से शादी कराई, फिर माँ को अपने साथ ले गया। अब माँ बेटे के साथ रहते हुए उसके लिए सुंदर सी लड़की ढूंढ रही है। तो इस तरह विनोद ने अपने संभाले हुए पिता के कर्ज को इस तरह उतारे। उसने उनके कर्ज उतार कर अपना फ़र्ज़ अदा किया था। दोस्तों, अगर हम में कुछ कर दिखाने की ज़िद हो तो ऊपर वाला हमारी मदद करने के लिए कोई ना कोई फरिश्ता भेज ही देता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।